नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हमारी क्लास सीरीज वाइज चलने वाली 19वीं क्लास आ गई है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का उच्च न्यायालय। राजस्थान का उच्च न्यायालय संबंधित हमने कुछ मुद्दे क्लास 18 में भी सॉल्व किए थे। और 18 में हमने क्या किए थे, राजस्थान की जो उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के संबंधित कुछ मुद्दे सॉल्व किए थे। उसमें हमने त्याग पत्र वगैरह ऐसा कुछ वो त्याग पत्र तक देख लिया था कि त्याग पत्र किसको देगा, जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है किनको देंगे, वो वगैरह पढ़ ली थी। परंतु हमारे कुछ पीछे रह गए थे योग्यता वगैरह, वो आज हम इस क्लास में देख लेंगे। योग्यता है, न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं, उनका स्थानांतरण कैसे होता है, और जो भी इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे कि उनके अतिरिक्त शक्तियां क्या हैं वगैरह सब हम देख लेंगे। और मुख्य तौर पर के भाई राजस्थान का मुख्य पीठ कहाँ है और उसके क्षेत्र अधिकारी में आने वाले मेन कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ लगते हैं, और उन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ लेंगे कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं और उन संबंधी जितने भी प्रथम न्यायाधीश कौन रहे, महिला कौन थी, इन संबंधित और जो भी तमाम प्रकार के जितने भी मुद्दे होंगे वो इस क्लास में देख लेंगे। और हमारे राजस्थान के उच्च न्यायालय की 19वीं क्लास के साथ में राजस्थान का उच्च न्यायालय खत्म किया जा रहा है 2 क्लासों के अंदर। तो चलते हैं हमारे आगे की योग्यता। जो भी न्यायाधीश होगा राजस्थान का उच्च न्यायालय में, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सीधी सी बात है, पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर न्यायालय उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में कम से कम कितना होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार क्या है, अधिवक्ता रहा हुआ हो। इनकी योग्यता सिंपल, वो भारत का नागरिक हो या उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या लगातार किसी उच्च न्यायालय में 10 साल के लिए अधिवक्ता के रूप में वो रह चुका हो। तो इनकी योग्यता ज्यादा कुछ है नहीं, देख लिया है। और अगला पॉइंट है, हम देखेंगे अनुच्छेद 221 कितने 221 क्या कहता है, न्यायाधीशों की वेतन व भत्तों के बारे में विवरण मिलता है। दोस्तों किनका विवरण मिलता है, न्यायालय के वेतन व भत्तों के बारे में विवरण कौन से अनुच्छेद मिलता है, 221 के अनुच्छेद के भारत के, और भाग कौन सा है, भाग 100 में मिलता है। तो निर्धारण कौन करता है, न्यायालयों के जितने भी वेतन और भत्ते वो निर्धारित कौन करता है, हमेशा संसद करती। कौन करती है, संसद के कानून बनाकर निर्धारित करती। कौन करती है, संसद करती है। और उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, उल्लेख जो भी संविधान की दूसरी अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची मिलता है, दूसरी अनुसूची मिलता है। और उनके जो न्यायालय के वेतन और भत्ते, उनके बारे में स्रोत क्या है, वेतन और भत्ते राज्य की संसदीय नीति से दिए जाते हैं। जो भी राज्य की जो संसदीय नीति है वहां से इनको क्या है, न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। और जबकि पेंशन, जो भी इनकी पेंशन होती है, पेंशन कौन देता है, भारत की संसदीय निधि से दी जाती है। सीधी सी बात है, इनके जो भी वेतन वो भत्ते होते हैं वो राज्य की संसदीय निधि से आते हैं। और इनकी पेंशन होती है, जो भी पेंशन होती है वो पेंशन कहाँ से आती है, भारत की संसदीय निधि से आती है। जो सीधी सी बात है कि पेंशन होती है वो भारत की संसदीय निधि से आती है, और उनके वेतन वो भत्ते होते हैं वो कौन सी संसदीय निधि से आती है, राज्य की संसदीय निधि से आती हैं। तो हमने 221 अनुच्छेद में न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के बारे में पूर्ण रूप से विवरण देखा है। ठीक है, अगला अनुच्छेद हम देखने जा रहे हैं, अनुच्छेद 222 क्या कहते हैं, किसी भी न्यायाधीशों की स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को भेजना है तो वो क्या है, वो देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है CJI से, वो क्या करेंगे, परामर्श करेंगे, उन संबंधी विषयों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उनके बाद में जो भी भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा उन संबंधी उनकी चर्चा करेंगे। उनसे चर्चा करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पहला क्या करता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं
मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों से क्या संबंधित विषयों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जुटाएंगे। उन जानकारी जुटाने के बाद में उनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है, और स्थानांतरण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसी भी राज्य में किसी भी न्यायाधीशों की अगर स्थानांतरण करना है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट बनने वाला। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी तमाम प्रकार के इस क्लास में जुड़े हैं, आप सभी का वेलकम। ठीक है, और जो नए विद्यार्थी जुड़े उनका भी वेलकम। और आप इन माइंड मोड स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं वो आपको ही करना, मैं नहीं कहूँगा कि वो करो फलान करो वह से ऐसे वैसे, आप सभी उनको पता है इनके लिए क्या करना चाहिए। हम आपके लिए ये इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इस माइंड मोड स्टडी के लिए कुछ तो करना होगा। ठीक है, चलिए अगला, प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद जो एक साथ हम देख ले हैं, अलग अलग कुछ है नहीं, ज्यादा मैटर है नहीं। अगर ज्यादा मैटर है तो कुछ विशेष मैटर को लेकर मैं यहाँ उपस्थित लेके आ गया हूँ, तो उनको प्रमुख देख लेते हैं अनुच्छेद। और कौन कौन से? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद कौन सा है? 223, अनुच्छेद 223। 223 क्या कहता है? कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाही मतलब आगे मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश अगर कहीं उपस्थित न हो सके तो उसका कार्यकाल कौन संभाल सके, उनके रूप में उनका कार्यवाहक कौन बन सके, तो अनुच्छेद 223 में उन्होंने उल्लेख किसका मिलता है? कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में मिलता है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, अगर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का पद, क्या मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली है तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाही का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो इसका नियुक्त कौन करेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और किस प्रकार से होगी? जो अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देगा। और कब बनाया जाएगा? जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या पद खाली हो या रिक्त हो। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की संबंधित कौन से अनुच्छेद में मिलती है? 223वें अनुच्छेद में मिलती है। कौन से? 223वें अनुच्छेद में मिलती हैं। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 226 क्या बोलता है? 226 बोलता है कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालय के पास में शक्ति होती है। अब कुछ रीट का मतलब कुछ ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कानून या प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव जो कुछ उच्च न्यायालय खुद वो क्या कर सकते हैं? अपनी शक्ति के रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन के मामलों 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार के। जो भी उच्च न्यायालय के मूल अधिकार हैं, अगर उन मूल अधिकारों की कानूनी कार्रवाई की तहत वो पालना नहीं करते हैं, उनके जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन करते हैं, उनके उल्लंघन पर उच्च न्यायालय के पास में 5 प्रकार की शक्तियां या रीट शक्तियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार वो यूज करते हैं, वो भी उनका पूर्ण रूप से हम विवरण देख लेते हैं। और उनका विवरण के साथ में हम ये भी देखेंगे, ठीक है, वो शक्तियां कहाँ का काम आती हैं और उनका नाम के साथ में हम देखेंगे। तो चलते हैं 5 प्रकार की उच्च न्यायालय या मुख्य मूल अधिकार उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उसमें पहली है बंदी प्रत्याक्षीकरण। कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्याक्षीकरण। बंदी प्रत्याक्षीकरण या इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, वो क्या है? हेबियन कॉर्पस। हेबियन कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस क्या होता है कि किसी व्यक्ति को
शरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए और बंदी बनाया जाने के कारण बताया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जावे और बंदी बनाने जाने का भी कारण भी बताया जावे। ठीक है, इनमें पहला शक्ति है रीढ़ शक्ति में। ठीक है, दूसरी है क्या है, प्रहादेश। प्रहादेश को अन्य नाम से क्या जो मेंडसम। पेंडसम का मतलब प्रहादेश, उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हमें आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं या फिर किसी अधिकारी या सरकार के विरुद्ध जारी की जाती हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करने से मना भी करते हैं। ठीक है, प्रहादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं और किसी अधिकारी या सरकार के विरुद्ध जारी की जाती हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करने से मना करते हैं। ठीक है, आगे तीसरा देख लेते हैं। तीसरा अधिकारी प्रशा। अधिकारी प्रशा क्या होता है कि को वारंटों के नाम से भी इसको जाना जाता है। अधिकारी प्रशा, इसका अर्थ होता है हम पूछते हैं आपसे किस अधिकार से पद ग्रहण किया। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो ये रीट जारी की जाती हैं। इनकी तीसरा है कि अधिकार, कि आप जिस भी पद पर अगर अपना पद ग्रहण करते हैं तो उसका सार्वजनिक तौर पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से उस पद को धारण न करे, इसलिए हम आपको ये पूछते हैं। ठीक है, 4 नंबर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को सर्टोसरी ठीक है, इसका अर्थ होता है मांग लेना। क्या होता है? मांग लेना। और उच्च न्यायालय की किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण भी कहा जा सकता है। और 5 नंबर पर है प्रतिषेध। प्रतिषेध को क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन। ये क्या होता है कि मना करना। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ के न्यायालयों को किसी मामले की सुनवाई करने से क्या मना कर सकती हैं। तो 5 ये हमने क्या देख लिए। जो भी उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं उनका मूल अधिकार अगर उल्लंघन करे, उन उल्लंघन के बारे के मामलों में 5 प्रकार की जो रिटें जारी की जाती हैं, उन 5 प्रकार की रिटों का हमने यहाँ विवरण कर दिया है। अगला अनुच्छेद हमारा क्या रहने वाला है? अगला अनुच्छेद हमारा रहने वाला है 227। 227 क्या कहता है अनुच्छेद? उच्च न्यायालयों का अधीक्षण शक्ति। जो भी उच्च न्यायालय हैं उनकी अधीक्षण शक्तियां क्या हैं? अधीक्षण शक्तियां क्या हैं? अधीक्षण शक्तियां हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उच्च क्षेत्र राज्य क्षेत्र में जिसमें वह अपना आधिकारिकता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अधिरक्षक की भी शक्ति प्राप्त है। कि उच्च न्यायालय की जो भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको जिस भी राज्य के वो क्षेत्र में अपना अधीनस्थ या उनकी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों की और न्यायाधिकरणों को अधीक्षण के रूप में शक्ति का प्राप्त होता है। अगला हम अधीनस्थ के न्यायालयों हेतु कुछ नियम व प्रारूप भी बना सकते हैं। उनके लिए अधीनस्थ के न्यायालयों हेतु कुछ नियम व प्रारूप भी बना सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखेंगे 228। 228 क्या कहता है? उच्च न्यायालय को अंतरण। उच्च न्यायालय के अंतरण के बारे में, यदि न्यायालय को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित किसी मामले में संविधानिक की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई सारांश प्रश्न अंतर्निहित है तो वह उच्च मामले वो अपने पास मंगवा सकता है, उस मामले को समय ही निपटा सकता है। ये किसके पास में होता है? उच्च न्यायालय के पास में या उनके अंतरण में आता है। जो भी संविधान के संबंधित कुछ प्रारूप कुछ विवरण मिलता है तो उसको निपटाने के बाद में उच्च न्यायालय समय ही वो क्या कर लेता है? निपटा सकता है। और कुछ जो भी होता है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति क्या होती है? न्याय पुनर्लोकन की शक्ति विद्यार्थियों की उच्च न्यायालय
यहाँ राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिकता का परीक्षण करा सकते हैं। जो भी उच्च न्यायालय, चाहे राज्य विधानमंडल हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों को ही संवैधानिकता का परीक्षण भी कर सकते हैं। और राजस्थान के सिविल सेवा अपील अधिकरण ये जयपुर में है और इसके क्षेत्राधिकारी 4 संभागों में कुल मिलते हैं। और 4 संभाग कौन कौन से हैं? पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा कोटा, चौथा अजमेर हैं। ये राजस्थान के सिविल सेवा अपील के अधिकरण है। और राजस्थान का सिविल सेवा अपील अधिकरण के जोधपुर में स्थायी पीठ में है। उसमें कितने 3 क्षेत्र अधिकारी मिलते हैं? पहला है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 3 संभाग मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान का सिविल सेवा अपील अधिकरण और राजस्थान के सिविल सेवा अपील के अधिकरण। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगर राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार कहाँ है? ठीक है, मुख्य पीठ जोधपुर है। ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर के क्षेत्राधिकार 19 न्यायालय आते हैं। कितने न्यायालय आते हैं जोधपुर में? जोधपुर में जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों न्यायालयों तक है? 19 न्यायालयों तक है। तो पहला कौन सा है? जोधपुर जिले का है, जोधपुर मेट्रोपोलियन है, बालोतरा है, जैसलमेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर व 19वां है बांसवाड़ा। इन बांसवाड़ा का मुख्य पीठ जोधपुर के समक्ष इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार आता है। ये जितने भी इनके न्यायालय हैं वो किन के अधीनस्थ आता है? जोधपुर के अधीनस्थ के क्षेत्राधिकारी में आता है और 19 न्यायालय हैं। और उनके अलावा अगर खंडपीठ जयपुर में भी कुछ क्षेत्राधिकार सत्ता न्यायालय आते हैं। खंडपीठ है वो जिनकी दूसरी है जयपुर है, उनके क्षेत्र 17 न्यायालय आते हैं। वो 17 न्यायालय कौन कौन से हैं? जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो फर्स्ट और जयपुर मेट्रो चौथा है दौसा, 5वां अलवर, 6वां सीकर, 7वां झुंझुनू, 8वां है भरतपुर, 9वां है धौलपुर, 10वां करौली, 11वां सवाई माधोपुर, 12वां अजमेर, 13वां कोटक, 14वां कोठा, 15वां बूंदी और 16वां 12 और 17वां है झालावाड़। इसके अलावा कुछ 2 विशेष बाड़मेर व नागौर के एच न्यायालय हैं जिनका न्यायालय उनके जिले न्यायालय पर न होकर बालोतरा व मेड़ता होता है। बाड़मेर का तो कहाँ होता है? बालोतरा, और नागौर का होता है वो कहाँ होता है? मेड़ता। बालोतरा में है। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी देख लेते हैं कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। कि वर्तमान में राजस्थान का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी न्यायाधीशों की संख्या है? 50 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति न्यायाधीश हैं? 50 न्यायाधीश हैं। ठीक है, और राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। यहाँ इनको के वर्मा के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान की प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने पद धारण किया था कमलकांत वर्मा या के वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, सबसे ज्यादा कार्यकाल में रहने वाले कैलाशनाथ वासु जी हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? कैलाशनाथ वासु जी है। और न्यूनतम कार्य वाले मुख्य न्यायाधीश है सतीश कुमार मित्तल। कौन है? सतीश कुमार मित्तल। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे राजस्थान का उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? JM पंचाल। कौन? JM पंचाल रहे। और राजस्थान के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर थी। राजस्थान के उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन है? महेंद्र मोहन
श्रीवास्तव जी हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर रहते हैं, सिस्टम फारूक हंसन। कौन है? सिस्टम फारूक हंसन। आगे देखते हैं, कैलाशनाथ वासु के समय 1956, कब? 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राज्य के जजों की नियुक्ति की नया वारंट जारी किया था। जो भी जज हैं उनका नया वारंट जारी कब किया था? 1956 में किया था, और उस समय कैलाशनाथ वासु जी के समय में, और मुख्य न्यायाधीशों को SR दास जी सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के लिए नया वारंट जारी किया था। राजस्थान के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1991 में, और इनका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। और राजस्थान का राजकीय न्यायिक अकादमी क्या है कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 2001 में हुई थी, और न्यायिक प्रशासन स्कूल और राजस्थान की नई अकादमी का नाम भी दिया था। जो भी राजस्थान की न्याय अकादमी की उद्घाटन या वर्षगांठ या कब न्यायिक स्थापना की गई थी, तो 16 नवंबर 2001 में की गई थी, और 24 जनवरी 2007 को अकादमी का नाम राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कर दिया था। उसका वापस नाम में परिवर्तन किया, पहले नाम था न्यायिक अकादमी, और 24 जनवरी 2007 में क्या कर दिया? इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? राजस्थान राज्य की न्याय अकादमी कर दिया गया था। इनका मुख्यालय है जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। और जुलाई 2022 में वो राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HS शिंदे ने राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 2033 की तहत जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के प्राश्रम से की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की जिला स्तर की सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। जो भी जिला लेवल का जो भी न्यायालय होगा उसे जिला न्यायालय कहते हैं। और मुख्य तौर पर जिला न्यायालय के सामान्य 2 भागों में होता है। जो भी जिला स्तर पर 2 भागों में न्यायालय होते हैं। पहला सिविल कोर्ट है जिसको दीवानी न्यायालय कह जाते हैं, और दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। फौजदारी जो भी कोर्ट होते हैं। जिला स्तर पर 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। पहला न्यायालय है दीवानी न्यायालय, दूसरा है फौजदारी न्यायालय। और दीवानी न्यायालय को सिविल कोर्ट भी कहते हैं, फौजदारी न्यायालय को क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे न्यायाधीश जो अन्य उच्च न्यायालयों के भी न्यायाधीश बने थे। ठीक है। कांता भटनेर जो मद्रास के उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश बने थे, और संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और गोविंद माथुर इलाहाबाद के उच्च न्यायालय, और अजय रस्तोगी ये त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में। ठीक है। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती। क्लास 19 का आपने एंड तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी